दो गैर मुसलमानों को जो वक्फ बोर्ड में लाया जा रहा था वो गैर संवैधानिक है, वो बिल्कुल सही नहीं है। बीजेपी का एक बड़ा प्लान था, उन्होंने कहा था वक्फ बाय यूजर के जरिए ऑलमोस्ट 236-37 ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कब्जा में कर लेती है अगर वो हो जाता है तो। जिस तरीका से किसानों ने काला कानून जो किसानों के खिलाफ पास हुआ था, आंदोलन करके मुजाहरे करके अपने आप को शहादत पेश करके उस कानून को खत्म कर दिया था और मरकजी सरकार को, मोदी गवर्नमेंट को घुटने पर ला दिया था। इसी तरीका से हम लोग को भी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्लस न्यूज़। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कि नए वक्फ कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का लगा आर्जी रोक, मरकजी सरकार को लगा बड़ा झटका और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को दिया गया 1 हफ्ता का टाइम और कहा गया कि आप अपनी सारी रिपोर्ट रिटर्न जमा कीजिए 1 हफ्ता के अंदर में, 7 दिन के अंदर में। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, संजय कुमार, के.वी. विश्वनाथन, 3 जजों की बेंच ने सुनवाई करते हुए, जिसमें से 73 याचिकाएं दायर थी, 73 अर्जियां दाखिल थी वक्फ अमेंडमेंट कानून के खिलाफ, जिसमें से कपिल सिब्बल साहब ने पेश रहे अपनी बातें रखी और कहा कि जो कानून लाया गया है जो आर्टिकल 25-26 के खिलाफ है, मजहबी आज़ादी को ख़त्म करता है, ऐसे कानून का कोई भी जगह पार्लियामेंट में हमारे देश में नहीं है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर आईनी है, गैर दस्तूरी है, इसको ख़त्म कर दिया जाए। सिर्फ कुछ पॉइंट्स को नहीं ख़त्म कर दिया जाए, सारे पॉइंट्स को ख़त्म कर दिया जाए। The Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the state Waqf boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. और अगली सुनवाई जो होगी सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को सुनवाई होगी, मगर उससे पहले सुप्रीम कोर्ट नए वक्फ कानून पर रोक लगाते हुए, आर्जी रोक लगाते हुए कहा कि वक्फ काउंसिल या औकाफ बोर्ड्स में कोई भी तकर्रुरनामा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कलेक्टर साहब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत कल भी समातें हुई थी, आज भी समात हुई। समात होने के बाद जो बात यहाँ तक पहुँची, एक बहुत तीखा सवाल करते हुए सॉलिसिटर जनरल से पूछा, क्या हिंदुओं की ट्रस्ट की प्रॉपर्टियाँ हैं या उनके जो भी मजहबी जगह है, क्या उसमें मुसलमानों को जगह मिलेगी? तो आप समझ सकते हैं कहने का मतलब क्या था। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो 2 गैर मुसलमानों को जो वक्फ बोर्ड में लाया जा रहा था वो गैर संवैधानिक है, वो बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी अहम बात करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ बाय यूजर्स, वक्फ बाय यूजर किसे कहते हैं ये आपको मैं समझाते चलूँ। जब वक्फ तरमीमी कानून में है वक्फ बाय यूजर्स, वो जगह है, वो प्रॉपर्टियाँ, वो जायदाद
जो मुसलमानों के इस्तेमाल में है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने बात कहते हुए कही जो 15वीं सदी 16वीं सदी में जो इबादत गाह है, मस्जिद वगैरह बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो मुसलमानों के इस्तेमाल में है, उसको एज ए वक्फ इस्तेमाल किया जाता है, उसका क्या होगा, उसके बारे में क्या? उनके हो सकते हैं कि उनके कागजात ना हो, उनके पेपर ना हो, बहुत सारी चीज़ें ना हो, जिसमें से जामे मस्जिद वगैरह, दिल्ली की जामे मस्जिद और भी बहुत सारी इबादत गाहें ऐसी है जो वक्फ बाय यूज़र में आते हैं। तो उसको लेकर के बीजेपी का एक बड़ा प्लान था। उन्होंने कहा था वक्फ बाय यूज़र के जरिए ऑलमोस्ट 236-37 ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कब्जा में कर लेती है अगर वो हो जाता है। तो ये जो पॉइंट्स है वक्फ बाय यूज़र एक बड़ा पॉइंट्स है, एक बड़ा मामला है, ये समझना लोगों को ज़रूरी है। और जमीयत उलमा हिंद हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या इंडिया अलायंस की तमाम पार्टियां, जिसमें से कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, एमआईएम, डीएमके और भी दीगर पार्टियां, तभी हम पार्टियों ने कहा है कि सारे पॉइंट गैर दस्तूरी है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है, ऐसा रहना कोई भी ज़रूरी नहीं है। और उन्होंने बात करते हुए बहुत अच्छी बात कही है, ये कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की टीम की याचिका दायर करने वाली टीमों की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल जनाब तुषार मेहता साहब को गवर्नमेंट की तरफ से तमाम सवालात का जवाब रखने के लिए 7 दिन का मौका दिया है कि 7 दिन में अपने कागजात, पेपर वगैरह जमा करवा दीजिए। फिर याचिका दायर करने वालों को कहा गया है उसके बाद 5 दिन में आप लोग भी अपना शेड्यूल जवाब देने की तैयारी भी कर लीजिए। तीसरी अहम बात, जो कल की सुनवाई हुई वेडनेसडे को 16 तारीख को, आज की सुनवाई हुई, कल भी 1.5-2 घंटा सुनवाई चली, आज 2 बजे से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट हुई। तो वो सारी बातें सुनने के बाद 5 मई को वो सुनाया जाएगा, सारा मामला है। मगर इसमें फिर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आज कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लोकतंत्र और जमहूरियत का जीत है। वाकई में जो अदलिया होती है, जो इंसाफ होता है, जो कोर्ट होता है, वो इंसाफ के पैमाने पर लबरेज होकर के इंसाफ सुनाया जाता है। और कल जब फैसला सुनाने का स्टार्टिंग वक्त आया था तो जजेस ने कहा कि मैं किसी धर्म से नहीं आता हूँ, हमारा कोई धर्म नहीं है, मैं जब जज की कुर्सी पर बैठ जाता हूँ तो कानून ही मेरा धर्म है, कानून ही मेरे मजहब है, कानून ही मेरा रिलीजन है, तो उसको लेकर के मैं काम करूँगा। मैं किसी मजहब का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं सरकार का आदमी नहीं हूँ, कानून ही मेरा सब कुछ है। ये सुन करके कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी दबाव में लाने की कोशिश की गई होगी और सबको 145 करोड़ अवाम की जनता के वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसके वो चीफ जस्टिस है, उसके सब चीज़ वो है। इसलिए कि पूरे देश की 145 करोड़ आबादी की नज़र जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर थी। कहने का मतलब यह है कि ये जो 5 तारीख को अगली जो सुनवाई होगी 5 मई को, आज 17 अप्रैल है, इस बीच में आपके पास जो है कल 18 तारीख हो जाएगा, 2 दिन प्लस 10 दिन, 12 दिन प्लस 5 दिन, 17 दिन, आपके पास 17 दिन मिला है। इस 17 दिन में आपको करना क्या है, वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जितना तक हो सके गांधी जी के असूलों पर चल करके और पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी असूलों पर चल करके, सुभाष चंद्र बोस के असूलों पर चल करके और संविधान और आइन के असूलों पर चल करके ये 17-18 दिन जो मौका मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तहरीक तेज कर दीजिए, अपने आंदोलन को तेज कर दीजिए, अपने मुजाहरे को तेज कर दीजिए। क्यों तेज कर दीजिए? इसलिए तेज कर दीजिए कि अगर आज आप जो 2 अप्रैल को जो लोकसभा में बिल को लाया गया था, उसके बाद से अगर आप घर में बैठ जाते, एहतजाज नहीं करते, मुजाहरे नहीं करते, तो आज सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में नहीं आता क्या करना है, नहीं करना है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो भी तो इंसान है, वो भी तो टीवी देखते हैं, वो भी तो मोबाइल देखते हैं,
वो भी तो सोशल मीडिया पे रहते हैं, उनको भी तो खबर आती है कि भाई सारे 25 से 30 करोड़ मुसलमान जो देश का है वो रास्ते पे उतरे हुए हैं, और देश के सेकुलर हिंदू भी मुसलमानों के साथ मिल करके, मतलब कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ करके देश की ज़्यादातर आबादी इस वक्फ अमेंडमेंट कानून के खिलाफ थी। इसलिए जज साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी वक्त और हालात को, नज़ाकत को समझते हुए पहला जुमला जो कहा कि मैं किसी मजहब का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी संप्रदाय का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी समाज का आदमी, मैं कानून की कुर्सी पर जब मैं बैठ जाता हूँ तो मैं कानून का आदमी हूँ। सबसे पहले उसने कानून की चाबुक को तेज करके चलाया और बताया मैं कानून का आदमी हूँ। तीसरी बात यह है कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक चीज़ कहा है कि भाई इसमें जितने भी अमेंडमेंट है ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आईनी है, गैर दस्तूरी है, हम इसको ही खारिज करते नहीं मानते हैं। और उन्होंने कहा पार्लियामेंट में भी मैंने बात की, पार्लियामेंट में भी मैंने बिल को फाड़ दिया था, वो हो गया। और अमानतुल्लाह खान जो आप पार्टी की तरफ से याचिका दायर किया था, उन्होंने भी बात कहते हुए कहा कि भाई कहीं ना कहीं ये हम लोग की जीत होती हुई नज़र आ रही है, उम्मीद कभी है कि हम लोग जीतेंगे, इसलिए कि इससे क्या है, हमारी इबादत गाहें, हमारे मसाजिद, हमारे कब्रिस्तान, हमारे मदारिस, हमारी खानकाहें, हमारी ईदगाहें सब पर आँच आएगा अगर ऐसा कानून पास हो जाएगा। मगर क्या है, देश में सुप्रीम कोर्ट है, देश में अदलिया है, देश में सब चीज़ है, कानून है, संविधान है, उससे बड़ा देश में कुछ भी नहीं होगा। तो मेरा मतलब, कहने का मतलब यह है कि सब चीज़ बातें अपनी जगह में। मैं मगरबी बंगाल वक्फ बोर्ड के ऑफिस दफ्तर के सामने में हूँ। ये बोर्ड मगरबी बंगाल वक्फ बोर्ड है, यहाँ पर है। हिंदुस्तान में 2 सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टियाँ हैं, एक उत्तर प्रदेश में जो वक्फ बोर्ड है उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ हैं, उसके बाद मगरबी बंगाल के वक्फ बोर्ड के पास है, और देश में तमाम वक्फ बोर्ड्स है। ये सारी चीज़ें हैं। कल हमारी चीफ मिनिस्टर इंदौर स्टेडियम से इमाम, मुअज्जिन और इंटेलेक्चुअल्स से बात करते हुए एक जुमला कहा था कि आप पीसफुली, सुकून के साथ अपनी बातें रखिए, बात रखने में कभी भी अपने आप को पीछे मत रहिएगा, आराम के साथ रखिए, इंदौर में प्रोग्राम कीजिए, सब चीज़ कीजिए। हम बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे, किसी हालत में नहीं लागू होने देंगे, और यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता को भी ख़त्म नहीं होने देंगे, जो आपको स्टेज पर भी नज़र आया था। और उन्होंने बार बार कहा कि वायलेंस नहीं करना है, ये नहीं करना है। एक फुटेज हमारे पास आया है मुर्शिदाबाद का, एक दाढ़ी, एक टोपी पहना हुआ, पंजाबी पहना हुआ, जब उसकी तफ्तीश हुई तो पता चला ये आदमी गैर मुस्लिम था, हिंदू आदमी था, मुसलमान की तरह टोपी पहन करके वो आंदोलन में शामिल हुआ था। तो कहने का मतलब ये पर्दा मैं इसलिए फाश कर रहा हूँ कि घुसपैठिए जो है ना, बहुत ज़्यादा लोग जो है आंदोलन में घुस जाते हैं, मुनाफिक लोग जो है आंदोलन में घुस जाते हैं। आंदोलन को, जो हमारी तहरीकें चल रही है, जो हमारे मुजाहरे हो रहे हैं, जो हमारे आंदोलन हो रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं सबोताज और ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। मैं फिर एक चीज़, जो भी दर्शक, देश भर के दर्शक और पूरी दुनिया के दर्शक व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई आंदोलन करे, जब भी कोई तहरीकें चलाए, तो हमेशा ख्याल रखे कि देश के किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ना सरकारी प्रॉपर्टियों को नुकसान पहुंचाना है, ना किसी पब्लिक की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना है, किसी के जानी माली नुकसान भी नहीं पहुंचाना है। आपका काम है, संविधान ने आपको हक दिया है मुजाहरा करने का, बिल्कुल मुजाहरा कीजिए, ज़बरदस्त तरीके से कीजिए, ज़ोरदार तरीके से कीजिए। जिस तरीक़ा से किसानों ने काला कानून जो किसानों के खिलाफ पास हुआ था, आंदोलन करके, मुजाहरे करके, अपने आप को शहादत पेश करके उस कानून को खत्म कर दिया था और मरकजी सरकार को, मोदी गवर्नमेंट को घुटने पर लाद दिया था। इसी तरीका से हम लोग को भी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो जाएगा। अगर सपोज मान लीजिए थोड़ा सा भी कुछ 19-20 होता है, तो फिर हम लोग रास्ते पे उतर करके जैसे उतरे हुए कंटिन्यू अपने मुजाहरे को, अपने आंदोलन को हम लोग जारी रखेंगे। मेरा काम था आपके सामने में आकर के जो कुछ भी हो रहा है वक्फ अमेंडमेंट कानून को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है और देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, ये देश के गृह मंत्री, वजीर दाखिला अमित शाह क्या कर रहे हैं, ये
या देश के अक़लियती वजीर किरण रिजिजू क्या कहते हैं, उस सारी बातें आपके सामने में रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपके सामने में रखता हूँ एक अहम बात, जो वजीर किरण रिजिजू जो है वजीर अक़लियत है, माइनॉरिटी मिनिस्टर्स है, जो उन्होंने कहा है कि ये बिल से मुसलमानों का, वो गरीब मुसलमानों का फ़ायदा होगा, वो कमज़ोर मुसलमानों का फ़ायदा होगा, वो दबे कुचले मुसलमानों का फ़ायदा होगा। तो आज वक्फ बोर्ड के सामने में मैं चैलेंज करके कहता हूँ, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है उसमें कहीं पर गरीब मुसलमानों का जिक्र नहीं है, गरीब मुसलमानों का जिक्र नहीं है, उसका तस्करा नहीं है। क्या फला करेंगे, क्या बबूद करेंगे, मगर सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो कानून माइनॉरिटी के लिए लाया जा रहा है, मुसलमानों के लिए लाया जा रहा है, वो कानून से ही अगर मुसलमानों का फ़ायदा नहीं होगा, मुसलमानों का फ़ायदा नहीं होगा, मुसलमानों का कुछ नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा है, क्या होगा कर ला करके। अगर कोई भी चीज़ हमारे लिए लेकर के आ रहे हैं वो मुझे ही समझ में नहीं आएगा, मेरे लिए ही नहीं है, तो ऐसा कानून बना करके क्या फ़ायदा। तो मुसलमान के लिए अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर के आते हैं तो ये मुसलमान इसको खारिज करता है, इसको ख़त्म करता है। आपको शांति के साथ रहना चाहिए। अगर मुसलमान के इतने बड़े हितैषी हो गए, मुसलमानों के इतने बड़े हमदर्द हो गए, मुसलमानों के इतने चाहने वाले बीजेपी सरकार हो गई, तो आपकी सरकार 11 साल तक, 10 साल पिछले मरतबा रहा, ये 24 से 25वां साल चल रहा है, एक साल इसको 11 साल आपकी मरकज़ में सरकार है। मैं पूछना चाहता हूँ, गरीब मुसलमानों के बारे में सवाल उठाना, तो इखलाक अहमद का जो मॉब लिंचिंग के लिए मर्डर हुआ, तो उसको इंसाफ कब मिलेगा। ट्रेन में जाते हुए मुसलमानों का आरपीएफ के जवान ने गोली मार दिया, उसको इंसाफ कब मिलेगा। हाफिज जुनैद को ट्रेन में मार दिया गया, उसको इंसाफ कब मिलेगा। पहलू खान को मार दिया, गरीब आदमी था, मालदे का मजदूर आदमी था, उसको इंसाफ कब मिलेगा। आप हमारी गरीब महिलाओं के लिए बोलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीका से गुजरात के दंगे में बिल्किस बानो के ऊपर बलात्कार हुआ, रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, बिल्किस बानो को इंसाफ कब मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि उसको इंसाफ भी मिले, उसके इंसाफ भी मिलनी चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें अपनी जगह है। फिर कहते हैं कि मुसलमानों को लाल हरा बाग मत दिखलाइए, मुसलमानों के लिए आपने कुछ नहीं किया। अगर ईमानदार है, मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो एक चीज़ आपको करना है। वो क्या करना है मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आप ईमानदार है तो मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटियाँ कायम कीजिए, मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल कायम कीजिए, मुसलमानों के लिए स्कूल कायम कीजिए, मुसलमानों के लिए कॉलेज कायम कीजिए। आप बहुत ज़्यादा ईमानदार है तो मुसलमानों को यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नौकरी दीजिए। आप वाइस चांसलर की नौकरी नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा ईमानदार है, मुसलमानों की बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की इदारे हैं उसमें डायरेक्टर बनाइए, वहाँ नहीं बनाएंगे। मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लेकर के आइए, वो तो नहीं लेकर आ रहे। जो चीज़ हमारी है, जो सरकार का कोई लेना देना नहीं है प्रॉपर्टी में, औकाफ के प्रॉपर्टी में, मुसलमानों के आबा अजदाद ने इस्लाम के लिए, मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए, मस्जिद के लिए, इबादतगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए जो जगहें दी थी, उस पर आपकी नज़र आ गई है। तो आपने दिया कुछ नहीं, लेने मांग रहे हैं। आपकी खुल्लम खुल्ला एक ही है ब्लूप्रिंट कि सारी जगह ज़मीन की, जो मुसलमानों की जगह ज़मीन है, वक्फ बोर्ड के अंदर में आता है, मैं उसको ले करके मुकेश अंबानी को दे दूँ, अडानी को दे दूँ और उस जैसे पूंजीपतियों को दे दूँ। भाई हम लोग तो अपनी जगह की देख रेख कर रहे हैं। तो फिर मैं कहता हूं मुसलमानों से पीसफुल्ली होकर के 5 मई तक ज़बरदस्त एहतजाज करना है। इतना बुलंद पैमाने पे एहतजाज कीजिए कि दिल्ली की मरकज़ी सरकार भी हिल जाए। अगर ये कानून वापस नहीं होगा तो उम्मीद कभी है आने वाला कल में देश का सेकुलर हिंदू, देश के अल्पसंख्यक मुसलमान 29 में ये बीजेपी सरकार को ही चेंज कर देंगे और इंशाअल्लाह सरकार भी चेंज होगी और अमेंडमेंट तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। हमारे जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आखिरी लोगों तक पहुँचाइए। सुप्रीम कोर्ट का जो भी ये फैसले, जो भी हेयरिंग होकर के जो भी वर्डिक्ट आया है, मैंने आपके सामने में एज इट इज़ रख दिया गया है। फिर 5 मई को मैं आऊँगा। इस बीच में जो भी एहतजाज होते हैं, जो भी प्रोटेस्ट होते हैं, मैं आपके सामने में रखता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन जिसान के साथ। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic
garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now